नमस्कार। आज हम जज्बातों या चुनावी शोर पर नहीं बल्कि सीधे डेटा और जमीनी हकीकत पर बात करेंगे। एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आज मैं आपके सामने बिहार की 240 सिकंदरा सुरक्षित सीट के 2025 नतीजों की एक क्लिनिकल ऑटोप्सी पेश करने जा रही हूं। राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हमारा मकसद उस ऊपरी शोर को हटाकर अंदरूनी सिस्टम की सच्चाई को समझना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा के जरिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। हम इस पूरे एनालिसिस को 6 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले समझेंगे वहां की मिट्टी की नब्ज, फिर हेडलाइन डेटा सिग्नल्स, उसके बाद नतीजों की असली वजह यानी एनाटॉमी ऑफ द आउटकम, फिर पिछले चुनावों की पैटर्न मेमोरी, हमारा प्रिस्क्रिप्टिव गवर्नेंस ब्लूप्रिंट और आखिर में आगे का विजन। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पल्स ऑफ द सॉइल यानी जमुई जिले की ग्राउंड रियलिटी। अब जरा इस इलाके को भौगोलिक और सामाजिक तौर पर देखिए। सिकंदरा ऐतिहासिक रूप से खेती किसानी के संकट से जूझता रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ ग्रामीण साक्षरता दर 72% से ऊपर है, जो काफी अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी भयानक ढांचागत बेरोजगारी। उद्योग धंधे हैं नहीं और इसी वजह से यहाँ से भारी पैमाने पर आउट माइग्रेशन यानी पलायन होता है। आपको पता है, ये उसी बड़े संकट का हिस्सा है जहां पिछले 2 दशकों में पूरे बिहार से लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा है। जब पढ़ाई लिखाई हो पर मौके ना हो, तो जो युवा वोटर तैयार होता है वो बेहद आकांक्षी और अस्थिर होता है। लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम इस इलाके के चुनावी गणित की चीर-फाड़ करें, एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। जब हम चुनाव या वोटर्स का विश्लेषण करते हैं तो संवैधानिक मूल्य, खासकर हर नागरिक की डिग्निटी और एक इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच की जिम्मेदारी हमारे लिए सबसे ऊपर है। एक परिपक्व लोकतंत्र में वोटर्स का एनालिसिस पूरे सम्मान और निष्पक्षता से होना चाहिए, किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह के बिना। आइए अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द हेडलाइन डेटा सिग्नल्स, वो चुनावी गणित जिसने यहाँ पूरी बाजी पलटी। ये आंकड़ा देखिए, 23,907। ये वो भारी भरकम मार्जिन है जिससे सत्ताधारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर यानी HAMS के प्रफुल्ल कुमार मांझी ने अपनी सीट बचा ली। आरजेडी को मिले 67,696 वोट, लेकिन मांझी जी 91,603 वोट लेकर साफ तौर पर एक निर्णायक जीत निकाल ले गए। ये मार्जिन कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये बताता है कि इस सीट पर उनकी किलेबंदी कितनी मजबूत थी। अब इस दूसरे आंकड़े पर गौर कीजिए, 64.42% मतदान। 2025 में यहाँ करीब 1,94,000 वोट पड़े। 2020 में ये आंकड़ा महज 54.20% था। इस टर्नआउट का अचानक इतना उछाल आना कोई इत्तेफाक नहीं था। इसने जमीनी गणित को पूरी तरह बदल कर रख दिया और इस भारी जनभागीदारी का सीधा फायदा सत्ता पक्ष को मिला, क्योंकि उनका जो संगठनात्मक ढांचा था वो अपने वोटर्स को घर से निकालकर बूथ तक लाने में कहीं ज्यादा असरदार साबित हुआ। सिकंदरा के इस रहस्य को डीकोड करने के लिए आपको यहाँ की जनसंख्या समझनी होगी। ये सुरक्षित सीट है और डेटा बिल्कुल साफ है। ओबीसी और ईबीसी मिलकर यहाँ 63.14% हैं। एससी समुदाय 18.54% है और मुस्लिम आबादी लगभग 12.80%। इस बिखरे हुए समीकरण का मतलब सीधा है, यहाँ जीत उसी की होगी जो इन अलग अलग समूहों के बीच सफलतापूर्वक गठबंधन बना सके। और एनडीए ने ठीक यही किया। उन्होंने महादलित और पासवान वोट बैंकों को इतनी बारीकी से एकजुट किया कि विपक्ष के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, नतीजों का पोस्टमार्टम यानी एनाटॉमी ऑफ द आउटकम, जहां हम व्यवस्था को देखेंगे, चेहरों को नहीं। एक तरफ प्रशासन ने बुनियादी ढांचे का पूरा जाल बिछा दिया था, जैसे 2090 करोड़ का बरनार जलाशय और कुंदा घाट परियोजना। इन प्रोजेक्ट्स ने किसानों के गुस्से को एक तरह से पूरी तरह शांत कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीतिक कमजोरी साफ दिख रही थी। उन्होंने 72 साल के एक बेहद अनुभवी नेता उदय नारायण चौधरी को मैदान में उतारा, जिन्हें स्थानीय लोग पूरी तरह से एक बाहरी व्यक्ति मान रहे थे। युवा वोटर्स उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए और लोकल कैडर में भी गहरी निराशा थी। सोचिए, जब एक तरफ इतनी मजबूत प्रशासनिक ढाल हो और दूसरी तरफ जमीन से कटा हुआ नेतृत्व, तो नतीजा यही निकलना था। इस हार को और गहरा किया तीसरे मोर्चे के दखल ने। रोजगार मांग रहे युवाओं के 12,000 से ज्यादा प्रोटेस्ट वोट्स तो जन स्वराज पार्टी अकेले खींच ले गई। दूसरी तरफ एआईएमआई ने पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट बैंक में जबरदस्त सेंध लगा दी
और एक और बात, 2003 की वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अल्पसंख्यकों में जो एक गहरी प्रशासनिक चिंता थी, विपक्ष उसे भी अपने पक्ष में लामबंद करने में पूरी तरह नाकाम रहा। कुल मिलाकर हुआ ये कि एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट था वो बुरी तरह से बिखर गया। चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, इलेक्टोरल पैटर्न मेमोरी, यानी पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड। पिछले 3 चुनावों का ये डेटा देखिए, कैसे विपक्ष को धीरे धीरे गणित से ही बाहर कर दिया गया है। 2015 में विपक्ष 7,990 वोटों के अंतर से जीता था। फिर 2020 में ये सीट उनके हाथ से फिसल गई और हार का अंतर 5,505 रहा। और 2025 आते आते वो हार का अंतर विस्फोटित होकर सीधा 23,907 पर पहुंच गया। ये सिर्फ वोटों का स्विंग नहीं है, ये सोशल इंजीनियरिंग और टर्नआउट एस्केलेशन की एक ऐसी मास्टर क्लास है जिसने विपक्ष के सामने एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है। तो फिर समाधान क्या है? हमारे 5वें हिस्से में समझते हैं प्रिस्क्रिप्टिव गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन नया नैरेटिव यहां से शुरू होना चाहिए। बुनियादी ढांचा बन रहा है, वो ठीक है, लेकिन NFHS 5 का ये डेटा एक बहुत ही डरावनी सच्चाई बयां करता है। जमुई जिले में 81.9% बच्चे और 76.2% महिलाएं गंभीर एनीमिया का शिकार हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भयानक शारीरिक और विकास संबंधी विफलता है। और साथ में वो गंभीर ढांचागत बेरोजगारी जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। भविष्य की कोई भी रणनीति नारों पर नहीं, बल्कि सीधे इन हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट मैट्रिक्स को सुधारने पर केंद्रित होनी चाहिए। अगर लोगों का भरोसा वापस जीतना है तो जमीन पर कुछ बेहद कठोर कदम उठाने होंगे। पहला, पुराने और कटे हुए नेतृत्व को पूरी तरह रिटायर करके जमीन से जुड़े किसी ऊर्जावान ऐसी युवा नेता को कमान सौंपनी होगी। दूसरा, राजनीतिक भाषणबाजी छोड़कर सीधे उन स्वास्थ्य समस्याओं पर लक्षित हेल्थ कैंप लगाने होंगे जिससे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में फर्क पड़े। और तीसरा, पोलिंग के दिन एक प्रिसिजन GOTV ऑपरेशन चलाना होगा। टारगेट ये होना चाहिए कि आपके 85% समर्थक मतदान के दिन दोपहर 12 बजे तक अपना वोट डाल चुके हों। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, विजन और फाइनल कॉल। आगे क्या हो सकता है? भविष्य की बात करते हुए एक और बेहद जरूरी इंडिया वैल्यू एंकर याद रखना होगा। जब हम वोटर्स को टारगेट करने या डेटा जुटाने की बात करते हैं तो भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत निजता, प्राइवेसी और सहमति कंसेंट से समझौता नहीं किया जा सकता। हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं और चुनाव जीतने की जल्दबाजी में किसी भी राजनीतिक संगठन को नागरिकों के डिजिटल अधिकारों का उल्लंघन करने की छूट बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ये पूरा डेटा सिर्फ एक चुनावी पोस्टमार्टम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर इन अंदरूनी प्रणालीगत विफलताओं को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य का प्रक्षेपवक्र बहुत खतरनाक हो सकता है। ये समग्र एनालिसिस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या महज चुनावी गणित के जरिए असली सुशासन की जगह ली जा सकती है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics. अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करते रहें।